हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहां पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट को। चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा है? ये है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, एक तरीके से आपको इंडिया से इंट्रोड्यूस कराता है कि हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड में कहां पर है, इंडिया जो है वो कितना बड़ा है, कितना इसका एरिया है, इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, और भी बहुत सारी बातें हम जानने वाले हैं इंडिया के बारे में। यानी कि इंडिया से जुड़ी हुई जो बेसिक बातें हैं ना, उनको हम यहां पर जानने की समझने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप जो क्लास 9th में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, यहां पर क्लास 9th में जो ज्योग्राफी दिया गया है, इसमें आपको इंडिया से रिलेटेड ही डिटेल्स पढ़नी है। चाहे आप चैप्टर 1 पढ़ें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, 4, 5, 6, सारे चैप्टर्स में आपको इंडिया से जुड़े हुए डिटेल्स ही पढ़ने हैं। इसलिए इसके साथ ही हम यहां पर शुरू कर रहे हैं क्या? चैप्टर नंबर 1, जिसमें कि आपको इंडिया से इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। अब यहां पर ये जो वीडियो है, ये आपका 2022-23 सेशन के लिए बनाया जा रहा है। आगे के सेशन में भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे मैं कह दूं कि ये लेटेस्ट आपका सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि भाई देखो, इंडिया चैप्टर क्या है हमारा? इंडिया साइज एंड लोकेशन। मतलब इंडिया के साइज, इंडिया के लोकेशन वर्ल्ड मैप पर कहां है, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक इंडिया के बारे में जानते हैं। इंडिया क्या है भाई? हम लोगों का देश है, हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, वो तो सब ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो इंडिया इंडिया में आपको पता होगा कि बहुत पुराने समय से बहुत सारे सिविलाइजेशन भी थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसके अलावा जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन था, और भी बहुत तरीके के राजा महाराजा यहां पर रूल किया करते थे। मतलब बहुत पुराने समय से यहां पर लोग रहते थे, उनका सिविलाइजेशन था, बहुत सारे यहां पर साम्राज्य भी हुए थे। तो इंडिया जो है काफी एंशिएंट समय से काफी प्रोस्पेरस रहा है, काफी इंपॉर्टेंट रहा है हिस्ट्री के हिसाब से। साथ में जब हम आजाद हुए 1947 में, उसके बाद हमने काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी किया है। बहुत फील्ड में हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है, और आज इंडिया जो है वर्ल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंट्री बन चुका है। साथ में इंडिया जो है, इंडिया का वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी बहुत बड़ा योगदान है। वर्ल्ड हिस्ट्री कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड को लेकर जब हम हिस्ट्री तैयार करते हैं ना, उस मामले में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए इंडिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए भी। हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि हमारा देश है, पूरे वर्ल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या हमें पढ़ना है? तो भाई इंडिया के हम साइज को देखेंगे। इंडिया का साइज कितना है, कैसा है, इसके साथ ही वर्ल्ड में कौन सा रैंकिंग है, ये सारी बातें। इंडिया का लोकेशन कहां है, मतलब हम जब ग्लोब लेंगे या फिर मैप लेंगे तो वर्ल्ड में हमारा इंडिया कहां पर स्थित है, ये हम देखेंगे। साथ में वर्ल्ड के साथ रिलेशन वगैरह को हम जानने की कोशिश करेंगे, और साथ में इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो भैया सबसे पहले ये तस्वीर देख लो। ये तस्वीर क्या है? ये तस्वीर है आपके इंडिया का मैप। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा देश इंडिया। यहां पर देख सकते हैं इंडिया के नेबर्स, अगल बगल के देश भी आपको दिख रहे हैं। यहां पर ये एनसीईआरटी का तस्वीर है, आप एनसीईआरटी में भी इस तस्वीर को देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मैप इंडिया का। इंडिया कैसा दिखता है ये देख लीजिए। वैसे तो आपने मैप देखा ही होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां पर ये नक्शा देखो, ये क्या है? ये हमारा है पूरा वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड के जितने भी 7 कॉन्टिनेंट है वो यहां पर दिखाए गए हैं, जिसमें कि एशिया आपको पता है कि सबसे बड़ा है, और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा है। यहां पर एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साथ में अंटार्कटिका, ये 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें से एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है क्या? हमारा इंडिया। इंडिया किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? एशिया कॉन्टिनेंट का। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपर लोकेशन को देखने के ऊपर। मतलब कि इंडिया कहां पर सिचुएटेड है पूरे वर्ल्ड में, ये अब हम देखने वाले हैं। अब देखो, जो हमारा वर्ल्ड है ना, जो पृथ्वी है वो कैसा है? एक ग्लोब। ग्लोब आपने देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। आपने अगर संतरा देखा है तो संतरे जैसी आकृति होती है हमारे पृथ्वी की, जिसको कि जॉइड कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारे अर्थ पर, क्योंकि हमारा अर्थ गोल है,
अब गोल तो कुछ वैसा है नहीं मेरे पास, 1 मिनट मैं कोशिश करता हूं, 1 सेकेंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं एक मौसमी लेकर आया हूं, बिल्कुल संतरा तो नहीं, मौसमी है, ठीक है। इसको देखो, तो इसमें जैसे कि तुम देख सकते हो ये एक मौसमी है, तो इसमें क्या है, ऊपर से धंसा हुआ है, नीचे से धंसा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारा पृथ्वी का स्ट्रक्चर। और चारों तरफ से, इस तरफ से अगर मैं थोड़ा नजदीक करके दिखाऊं तो इस तरफ से क्या है, ये फैला हुआ रहता है बाहर की ओर, और ऊपर और नीचे से धंसा हुआ होता है, ठीक है। अब यहां पर अब एक चीज, तो ये तो पृथ्वी की आकृति हो गई, ठीक है। इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर पृथ्वी पर कोई भी लोकेशन हमें बताना हो कि ये कहां पर है, हम कैसे बताएंगे। जैसे ये यहां पर डॉट है, ये डॉट यहां पर तुम दिख रहा होगा तुम्हें, ये है इस संतरे पर किस तरफ, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, भाई गोला है, किधर है, कैसे बताओगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। हमारे पृथ्वी पर किसी भी जगह का लोकेशन बताने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। अब लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये तो आप पीछे के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है या फिर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा था तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं, शॉर्ट में आपको 2-4 मिनट में समझाने की कोशिश कर देता हूं। देखिए हमारे पृथ्वी पर क्या है भाई, जैसा मैंने आकृति बताया वैसा आकृति है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि भाई हम दाएं बाएं ऊपर नीचे करके कहीं का लोकेशन बता नहीं सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। हमारे जो साइंटिस्ट थे या फिर जो ज्योग्राफी में काम करते थे काफी सालों पहले, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई किसी भी जगह का लोकेशन कैसे बताया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हमारे पृथ्वी के ऊपर। इमेजिनरी लाइंस कहने का मतलब क्या है, मतलब है कि जिस तरीके से ये संतरा है उसी तरीके से हमारे पृथ्वी पर कुछ लाइन सच में नहीं खींची हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर जाके देखिएगा ओ यहां से लाइन जाता है, ऐसा कहीं नहीं है, कोई लाइन नहीं है। लेकिन जब हम ग्लोब बनाते हैं, जब भी हम ज्योग्राफी में पढ़ाई करते हैं या फिर कहीं भी हम कुछ स्टडी करने जाते हैं पृथ्वी का, तो वहां पर इन लाइंस को हम एज्यूम करके चलते हैं कि भाई यहां से लाइन गया है, इस तरीके से गया है, ऐसा ऐसा लाइन है, तब हम पढ़ाई में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं ये जरा सा हम समझ लेते हैं। अब देखिए यहां पर तस्वीर में आपको जो लाइंस दिख रही हैं बिल्कुल वैसे ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती है। सबसे पहले लैटिट्यूड की बात करें तो हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं जो कि इस तरीके से होती हैं। इस तरीके से कहने का मतलब क्या है, मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसके बीच पैरेलल ऐसे गुजरती हैं। पैरेलल कहने का मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच एक रेखा खींची गई, एक लाइन खींची गई, जो कि कौन सा रेखा हो गया, आपका इक्वेटर हो गया। इक्वेटर बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। अब यहां पर इस लाइन को पैरेलल लेते हुए एक एक डिग्री पर हमने कई सारे लाइन खींच दिए, कई सारे हमने लाइन खींच दिए। अब यही हमारा क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया। लैटिट्यूड सिंपली कहने का मतलब क्या, लेटा हुआ। जैसे मैं यहां पर इसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहां देखिए, मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, पृथ्वी में ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, ये इस तरीके से पृथ्वी है। मैंने ऊपर से देखा और बीच में बिल्कुल एक क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर के पैरेलल हमने कई सारे लाइन ड्रॉ कर दिए, कई सारे लाइन ड्रॉ कर दिए, ये हमारे क्या हो गए, काफी सारे लैटिट्यूड्स हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं पृथ्वी के ऊपर, जो कि हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। अब ये लॉन्गिट्यूड क्या करता है, ये उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ता है, ठीक है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ता है। अब यहां पर मैं एक चीज बताना भूल गया, या फिर शॉर्ट में बता दूं कि भाई देखो, यहां पर हम लोग 0 डिग्री मानते हैं बीच वाले रेखा को, यानी इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री मानते हैं, और ऊपर की ओर हम जाते हैं 1 2 3 करके 90 डिग्री तक। मतलब एक एक डिग्री पर हम लोग लाइन खींचते जाते हैं, और 90 डिग्री हमारा क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। उसी तरीके से हम नीचे की ओर जाते हुए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते 90 डिग्री तक पहुंचते हैं, और ये हमारा क्या होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है।
तो इसी वजह से जब हम पृथ्वी को देखते हैं, इस तरीके के डिवीजन को करते हैं, तो 0 से ऊपर हमारा 1 2 3 है, नीचे भी 1 2 3 है, तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, जब हम ऊपर वाले हिस्से में लाइन खींचते हैं, और नीचे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री, 3 डिग्री साउथ करके लाइन को खींचते हैं। और इसी वजह से हमारा जो पृथ्वी है वो, उसको हम एक तरीके से दो हेमिस्फीयर में बांट देते हैं, स्फीयर और हेमिस्फीयर। स्फीयर का आधा, हेमिस्फीयर। ये पूरा क्या है, स्फीयर आकृति है। लेकिन ये हमारा इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के ऊपर वाला इलाका क्या हो गया, नॉर्थ इलाका हो गया। तो ये क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। और इसके साथ ही नीचे वाला इलाका क्या हो गया, साउथ वाला इलाका हो गया। ये क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो ये हमारे दो हेमिस्फीयर होते हैं। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके साथ अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड पर। लॉन्गिट्यूड में जिस तरीके से मैंने कहा कि एक एक डिग्री पर रेखा खींची जाती है, उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड भी हम एक एक डिग्री रेखा एक एक डिग्री पर खींचते हैं। तो एक एक डिग्री पर खींचने पर हमारा ये पूरा स्फीयर है, तो स्फीयर में एक एक डिग्री पर खींचने पर हमारा पूरा कितनी रेखाएं होती हैं, 360 रेखाएं होती हैं पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, अब बोलेगा सर 360 तो हो गई, इसमें भी नापते हैं क्या? जी हाँ, इसमें भी 1 2 3 4 करके हम लोग नंबरिंग करते हैं। कैसे नंबरिंग करते हैं? तो भाई हम लोग 0 से शुरुआत करते हैं। बोलेगा सर भाई 0 कहां है, इसमें 0 कहां है? तो भाई 0 कहां से शुरू होगा, इसको लेकर डाउट था। जब साइंटिस्ट लोग ये रेखाएं खींच रहे थे तब बहुत डाउट था, बहुत कंफ्यूजन था कि भाई 0 कहां हो, शुरुआत कहां से होगी। यहां तो हमें पता था कि पृथ्वी के बीचों बीच से हम शुरू करेंगे, लेकिन यहां पृथ्वी का बीचों बीच कैसे तय होगा? तो यहां पर तय किया गया कि भाई जो लंदन शहर है, लंदन के ग्रीनविच से क्या होगा, एक रेखा गुजरेगी, एक लॉन्गिट्यूडनल रेखा गुजरेगी, लाइन गुजरेगा, जिसको कि हम लोग क्या करेंगे, 0 डिग्री मान लेंगे, और बाकी को 1 डिग्री 2 डिग्री करके हम लोग खींच देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर एक रेखा खींची गई जो कि लंदन के ग्रीनविच से गुजरती थी, उसको 0 डिग्री मान लिया गया, और बाकी सभी को 1 2 3 करके नंबरिंग कर दिया गया। 0 डिग्री हो गया। तो यहां पर जिस तरीके से हमने नॉर्थ और साउथ का लाइन खींचा था, बिल्कुल वैसा ही यहां पर हम करेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग नॉर्थ साउथ अब नहीं करेंगे, हम लोग ईस्ट वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग ऊपर और नीचे जा रहे थे ग्लोब में, लेकिन यहां पर हम लोग दाएं और बाएं जा रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस रेखा के इस तरफ क्या होगा, ईस्ट होगा, और इस तरफ क्या होगा, वेस्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 रेखाएं हैं, 180 रेखा इस तरफ से और 180 रेखा इस तरफ से। तो 1 2 3 4 5 करते करते 180 तक पहुंचेंगे, और इस तरफ से लाइन खींचते हुए हम लोग कहां तक पहुंचेंगे, 180 तक। इस तरफ जब हम लोग रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, वो ईस्ट होगा, और इस तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, वेस्ट होगा। समझे? तो इस तरीके से हमारा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में पृथ्वी बढ़ जाएगी। कैसे? ये 0 डिग्री, और बिल्कुल इसके पीछे क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और ये 180 और 0 मिलाकर पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है। और जब हम 1 2 3 डिग्री इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन में करते हैं तो ये हमारा हो जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जब हम इस तरफ लंदन के पीछे साइड, यानी कि जो अमेरिका हो गया या फिर ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, वो क्या होगा, वो हमारा आ जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर का। एक बार मैं आपको क्या करता हूं, इमेज दिखाता हूं जिसके जरिए आप इसको और अच्छी तरीके से समझने पाएंगे। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर हमारा अर्थ है। अब अर्थ जो है, अर्थ को आप यहां पर ध्यान से देखिए, बीचों बीच आपको एक रेखा की दिख रही होगी। यहां पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ये जो पीली रेखा आपको दिख रही है, ये पीली रेखा क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक लैटिट्यूड है, और इसके पैरेलल कई सारी रेखाएं आपको दिख रही हैं, जैसे कि यहां पर एक रेखा है, यहां पर एक रेखा है, और इसके साथ ही यहां है, यहां है, यहां है। ये सारी क्या है, ये सारे आपके खींचे गए हैं लैटिट्यूड। इसी तरीके से अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको मूव करूं तो यहां एक पीली रेखा आपको दिख रही है जो कि ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। ये रेखा आपका क्या है, ये आपका 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड है, जो कि यहां पर देखिए करीब यहां पर आपका लंदन है।
लंदन से होकर गुजरती है 0 डिग्री, इसके इधर जितने भी आपके लॉन्गिट्यूड खींचे जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, ईस्ट हो जाएंगे। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये सारे क्या हैं, ये सारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर के हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी को हम लोग कहें तो 4 हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन सा हिस्सा, पहला तो आपका लैटिट्यूड के आधार पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, फिर आपका लॉन्गिट्यूड के आधार पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब यहां पर बोलिएगा सर ये तो लाइन है, बिल्कुल इसके पीछे वाला लाइन दिखाइए। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे घुमाता हूं। तो यहां देखो, यहां पर ये 0 डिग्री है, लेकिन नॉर्थ पोल के बिल्कुल उल्टा जाने के बाद यहां पर क्या आ गया, यहां पर ये आ गया 180 डिग्री। मतलब क्या, मतलब ये 0 डिग्री और इसको ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, यहां पर ये क्या है, ये आपका है 180 डिग्री। ये आपका 180 डिग्री लाइन है 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे। अब बोलिएगा सर 180 180 दोनों तरफ से है, तो 180 एक ही लाइन होता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा पढ़ो तो आराम से पढ़ो, मजा से पढ़ो, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जो बेसिक्स थे वो थोड़ा सा आप जान गए। अगर आप नहीं जानते थे तो ठीक है, जानते थे तो रिवीजन थोड़ा सा हो गया, ठीक है। तो यहां पर एक और जानकारी कि भाई हमारा इंडिया कहां है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, हमारे चैप्टर के मुद्दे पर, इंडिया कहां है। तो देखो इंडिया है यहां पर। अब इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया हेमिस्फीयर वाइज कहां पे आता है। सबसे पहले देखो, इक्वेटर यहां पर है, ये हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर है या नीचे, तो भैया ऊपर है। ऊपर है तो क्या हो गया, ये हमारा आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया, ठीक है। अब साथ में भाई हमारा ईस्ट वेस्ट में किस तरफ है, तो भाई यहां देखो, यहां पर क्या है, यहां पर है हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री से जब हम ईस्ट में जाएंगे ना, तो हमारा इंडिया हमें मिलेगा। तो यहां पर हमारा इंडिया क्या हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो गया। मतलब क्या हुआ, इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और साथ में ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अब मूव करते हैं हमारे चैप्टर में। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये तो आप समझ गए। और वो इंडिया का लोकेशन भी आपने देख लिया हेमिस्फीयर के हिसाब से। इसके साथ ही देखिए, तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां पर बताया जा रहा है कि भाई देखो, इंडिया लाइज इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये तो हमने देख लिया कैसे, क्यों, कैसे, ये सारी बातें। अब इंडिया का एक्सटेंशन बताया जा रहा है। एक्सटेंशन मतलब कि कितना दूर तक फैलाव है इंडिया का। तो इसमें कहा जा रहा है, इंडियाज मेनलैंड extends between latitudes 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north। मतलब क्या, इंडिया लैटिट्यूड के हिसाब से कितनी दूरी तक फैला हुआ है, ये अब हमें देखना है। तो यहां पर ये नक्शा देखो, इसमें बताया जा रहा है कि भाई इंडिया का फैलाव कितना है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा था, इंडिया के नीचे हमारा क्या है, 0 डिग्री है, यहां से 0 डिग्री गया है। 0 डिग्री से 1 2 3 करके हम ऊपर आएंगे, तो हम लोग कहां पहुंचेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट पर पहुंचेंगे। अब यहां पर मुझे याद है कि पिछले साल या 2 साल पहले मैंने यही वीडियो बनाया था, मतलब इसी चैप्टर के ऊपर। तो वहां पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि भाई ये मिनट कहां से आ गया, 4 डिग्री मिनट कहां से आ गया। वैसे तो ये चीज पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि देखो, जिस तरीके से घड़ी में हम 1 घंटे को 60 मिनट में और 1 मिनट को 60 सेकंड में डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से जब हम ये डिग्री नापते हैं ना, एंगल का डिग्री, तो उसको भी हम लोग डिवीजन करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है पृथ्वी के हिसाब से। तो उसका डिवीजन कैसे करते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट। और आपको पता होगा कि 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। अब यहां पर टाइम वाला ये मिनट और सेकंड नहीं है, ये एंगल का मिनट और सेकंड है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जब भी कहा जाएगा आपसे 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब कि क्या, 8 डिग्री का 4/60 हिस्सा, ठीक है। तो यहां पर इंडिया का सबसे दक्षिणतम हिस्सा कहां है, 8 डिग्री 4 मिनट पे है, और इस तरीके से फैलते फैलते कहां तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। ये आपका हो गया लैटिट्यूड वाइज इंडिया का एक्सटेंड।
अब इसी तरीके से जो इंडिया का एक्सटेंड है लॉन्गिट्यूडनल वाइज भी है, तो ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि हमारा इंडिया क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, ये मैंने अभी तुरंत आपको समझाया, तो इंडिया का फैलाव कहां से शुरू होगा, इंडिया का फैलाव आपका शुरू होगा 68 डिग्री 7 मिनट से, यानी कि इंडिया के इस तरफ क्या था, इस तरफ था 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन था, 0 से 1 2 3 करते करते हम आए कहां पहुंचे 68 डिग्री 7 मिनट पर पहुंचे, और यहां पर इंडिया का एक्सटेंशन शुरू हुआ, ठीक है। और यहां से आगे बढ़ते 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 जो सबसे ईस्टर्न हिस्सा है इंडिया का वो कितने पर है 97 डिग्री 25 मिनट पर। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सटेंशन आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ये इंडिया के मेन लैंड का है। मेन लैंड कहने का मतलब कि जो मुख्य भूमि का हिस्सा है उसके बारे में बात किया जा रहा है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि इंडिया के पास और भी हिस्से हैं, जैसे ये आइलैंड है, यहां पर भी ये आइलैंड ग्रुप है अंडमान निकोबार, तो भाई इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, मेनली हम जो मेन लैंड है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी बात हम अलग से करेंगे। यहां पर कहा जा रहा है कि भाई देखो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब बोलेगा सर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से आ गया, तो भाई ये भी पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो यहां देखो, यहां पर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई कुछ लाइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। हमने क्या देखा था, इक्वेटर बीचों बीच क्रॉस करता है, उसके पैरेलल में हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, लैटिट्यूड्स ड्रॉ करते हैं। तो कुछ लैटिट्यूड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से एक हमारा लैटिट्यूड है, वो कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। इसका एक आपका पैरेलल नीचे भी होता है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, ठीक है। तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो है यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को बिल्कुल बीचों बीच से क्रॉस करता है और इंडिया को लगभग बराबर 2 हिस्सों में बांट देता है। ऊपर का हिस्सा जितना है लगभग उतना ही लंबा नीचे का भी हिस्सा है, ठीक है। इसके साथ ही ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं भैया, यहां देख लो, याद भी कर लेना। राज्य है पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये सारे राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है, ठीक है। इसके साथ ही इंडिया के पास 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स कहने का मतलब आइलैंड्स का समूह। आइलैंड्स बहुत सारे हैं, सैकड़ों की संख्या में, लेकिन ये 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। पहला है अंडमान निकोबार आइलैंड, मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड्स ग्रुप है आइलैंड का, और ये कहां पर सिचुएटेड है, बे ऑफ बंगाल में, जो कि इंडिया के साउथ ईस्ट में है। इसके साथ ही इंडिया जो है उसके पास एक और आइलैंड का ग्रुप है, वो है लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये है अरेबियन सी में, साउथ वेस्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहां मैप देखो, मैप में यहां पर मैंने क्या बताया था कि 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं जिनकी मैंने बात नहीं की थी, उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। एक सेकंड में थोड़ा क्लीन कर लेता हूं, फिर तुमको क्या करूंगा अच्छे से बताऊंगा। यहां देखो, यहां पर हमारा क्या है, यहां पर हमारा इंडिया है मेनलैंड, तो यहां पर नीचे हमारा क्या है, इंडियन ओशियन है। इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन है, ठीक है। अब इंडियन ओशियन में 2 हिस्से एक तरीके से हैं जो कि इंडिया के दाएं और बाएं में है। ये आपका हो गया क्या, साउथ ईस्ट, ईस्ट इस तरफ, साउथ नीचे, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी आपने नाम सुना होगा, वो है। बंगाल की खाड़ी में है आइलैंड का ग्रुप जिसको कि हम क्या कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही इंडिया के साउथ वेस्ट में इस तरफ है हमारा वेस्ट, नीचे है साउथ, ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट। यहां पर है कौन सा आइलैंड का ग्रुप, ये है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, ठीक है। यहां पर ये भी हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया विच इज अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज नियर इंदिरा कॉल सियाचिन ग्लेशियर। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि भाई देखो जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी कि इंडिया का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो कि इंडिया के कंट्रोल में है, वो कौन सा है, वो है इंदिरा कॉल, मतलब इंदिरा कॉल ही कहा जाता है, लेकिन यहां लिखा गया कि इंदिरा कॉल के आसपास है,
ठीक है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में। अब ये क्या कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा समझो। एक कहने का मतलब है कि देखो ये हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये पूरा हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसका कुछ हिस्सा है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। तो जो हिस्सा हमारे कब्जे में है उसका जो सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, वो कौन सा है, इंदिरा कॉल है, जो कि आपका कहां पर है, सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है। और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है निकोबार आइलैंड्स पर, जो कि है इंदिरा पॉइंट, यहां पर है नीचे, जो यहां पर आपका निकोबार आइलैंड्स है, यहां पर है। ये शायद डूब गया था आपका जब सुनामी आया था उस समय में, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे तो कुछ नहीं है। आगे अब हम बात करते हैं इंडिया के साइज की। इंडिया का लोकेशन हमने देख लिया, लोकेशन कहां पर, हमने हेमिस्फीयर वाइज देखा, इसके साथ ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखा। आपको पता है कि भाई इंडिया का लोकेशन कहां है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताइएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। इसके साथ अब हम बात करते हैं इंडिया के साइज की। तो इंडिया के साइज की बात करें तो इंडिया ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड में सिर्फ एकमात्र देश है, इंडिया के अलावा भी बहुत सारे देश हैं वर्ल्ड में जो कि इंडिया से बड़े भी हैं, जनसंख्या के मामले में भी एक देश बड़ा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं। तो इंडिया का साइज कितना है हम एक तरीके से नंबर्स में भी जानेंगे और साथ में वर्ल्ड के दूसरे देश से हम कंपेयर भी करेंगे। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर कहा जा रहा है कि भाई देखो इंडिया जो है, इंडिया वर्ल्ड का 2.4% लैंड ओन करता है। मतलब जमीन जो आप यहां पर ये सारी देख रहे हैं, इन सारे जमीन में से मात्र 2.4%, 2.4% क्या है, इंडिया के पास लैंड है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। ये तो एक नंबर हो गया। इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब यहां पर एग्जैक्ट फिगर आपके बुक में नहीं दिया गया है, इसलिए आपको एग्जैक्ट याद नहीं करना है, आपको यही नंबर ध्यान में रखना है कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। इसके साथ ही इंडिया जो है वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। मतलब क्या है, मतलब कि इंडिया से बड़े 7 देश हैं वर्ल्ड में जो कि इंडिया से साइज के मामले में काफी बड़े हैं। जैसे यहां पर आपके बुक में ये डाटा दिया गया है कि भाई देखो सबसे बड़ा देश कौन सा है वर्ल्ड में, रशिया है। इसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। मतलब इंडिया से बड़े जो 6 देश है यहां पर बताया गया है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, 2.4% लैंड मास है। इसके अलावा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है। ये हो गया इंडिया का साइज, ठीक है। इंडिया के अब हम बाउंड्री की बात करते हैं, मतलब जो हमारा सीमा रेखा कहते हैं ना कि भाई इंडिया का बॉर्डर, तो अब हम इंडिया के बॉर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया के बॉर्डर की बात करें तो यहां पर हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों से हमारा क्या बॉर्डर है, सिर्फ उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम इंडिया के सी बॉर्डर की भी बात करेंगे, लैंड बॉर्डर की भी बात करेंगे, सभी की बात करेंगे। मतलब कोस्ट लाइन की भी बात करेंगे और साथ में लैंड बॉर्डर की भी बात करेंगे। तो बात करें तो इंडिया के बॉर्डर को 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। पहला तो हो गया लैंड बॉर्डर और दूसरा हो गया कोस्ट लाइन। लैंड बॉर्डर का मतलब कि भाई जिसके साथ हम लोग सीमा साझा करते हैं, मतलब कि जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ क्या है, लैंड बॉर्डर है। मतलब क्या, मतलब वहां जमीन है, जमीन पर हमने एक रास्ता बनाया कि यहां तक मेरा, आगे तुम्हारा, ये हो गया लैंड बॉर्डर। और हमारा कोस्ट लाइन कहने का मतलब कि समुद्री किनारा, समुद्री किनारा में हम खुद से तय नहीं करते हैं कि भाई मेरा बॉर्डर यहीं तक है, ठीक है, जहां तक समुद्र वहां तक मेरा, ठीक है, मतलब जहां तक कोस्ट लाइन वहां तक मेरा। तो यहां पर 2 हिस्से हो गए, पहला क्या हो गया, लैंड बॉर्डर हो गया, दूसरा क्या हो गया, कोस्ट लाइन हो गया। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो कुल मिलाकर कितना है, 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर लंबाई है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है कि इंडिया का बॉर्डर यहां से आपका सीमा शुरू होता है, ऐसे करते 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 हम लोग पूरा पाकिस्तान होते हुए, चाइना होते हुए, नेपाल होते हुए, यहां पे भूटान होते हुए, फिर यहां पर म्यांमार होते हुए, बांग्लादेश होते हुए, यहां तक हमारा क्या है, यहां तक है हमारा लैंड बॉर्डर। मतलब हम किसी कंट्री के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, बॉर्डर है हमारा, ठीक है। इसके बाद यहां से नीचे जो हमारा हिस्सा है ना, ये हमारा है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन कहने का मतलब कि यहां पर समुद्री किनारा है। कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है लोगों, कोस्ट लाइन की लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखिए, ये जो 6100 किलोमीटर लंबाई है ना, ये सिर्फ इसकी बात हो रही है, इंडिया के मेन लैंड की। मतलब यहां पर गुजरात, कर्नाटक, और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
इसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये जो राज्य है ना, इन राज्यों के जो सीमा है उसकी सिर्फ बात हो रही है। अगर हम इसमें जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं उनके जितने भी समुद्री सीमा है उसको ऐड कर दें तो ये नंबर हो जाता है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर क्या हो जाता है, इंडिया का कोस्ट लाइन हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो और क्या जानकारी है, और जानकारी यह है कि भाई देखो, अगर इंडिया का कोस्टलाइन की बात करें तो सबसे लंबा कोस्टलाइन किस राज्य का है, गुजरात राज्य के पास सबसे लंबा कोस्टलाइन है। मतलब सबसे लंबा एक तरीके से मतलब समुद्री सीमा है। और इसके साथ ही कौन सा देश है जिसके साथ हमारा सबसे लंबा लैंड बाउंड्री है, ये तुम्हें कमेंट करके बताना है। बताओ जरा, तुम ध्यान दे रहे हो या नहीं, या फिर तुमने पढ़ा है या नहीं, तैयारी है या नहीं, ये जरा कमेंट करके बताओ कि भाई इंडिया का सबसे लंबा लैंड बाउंड्री किस कंट्री के साथ है। ये नहीं पता है तो भाई गूगल सर्च करके पता करके कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि तुम अभी तक ध्यान दे रहे हो इस वीडियो में। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है वही अंडमान निकोबार और हमारा लक्षद्वीप के बारे में बताया गया कि अंडमान निकोबार कहां है, अंडमान निकोबार हमारा है हमारे बे ऑफ बंगाल में, और साथ में लक्षद्वीप ग्रुप कहां है, वो है हमारा अरेबियन सी में। क्या है, हमने पहले ही बात कर लिया है इन दोनों आइलैंड ग्रुप्स के बारे में। आगे बताया गया कि इंडिया इज सराउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एंड इंडियन ओशियन फ्रॉम साउथ। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि भाई देखो, ये इंडिया है, इंडिया में आपको अगर ये तस्वीर अच्छी से दिख रही है तो ये इंडिया के टोपोग्राफी को दिखा रहा है कि मतलब इंडिया जो है, इंडिया में किस जगह पहाड़ है, किस जगह समतल भूमि है, किस जगह पठार है, ये सारी आपको इस तस्वीर से पता चलेगी। तो इंडिया को आप ध्यान से देखिए तो इंडिया के आपके नॉर्थ में क्या है, हिमालय है, एक सेकेंड, यहां पर हिमालय है आपका, यहां से लेकर इस तरीके से ऐसे करते हुए पूरा हम लोग का हिमालय घिरा हुआ है, यहां भी एक तरीके से यहां तक। मतलब इंडिया के नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, हमारा बॉर्डर के रूप में काम करता है हिमालय। ठीक है, इसके साथ ही इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है यहां पर क्या है, इंडियन ओशियन है, जो कि हमारे साउथ में क्या करता है, बाउंड्री बनाता है। ठीक है, सिर्फ साउथ में छोड़िए, साउथ वेस्ट तरफ अरेबियन सी की मदद से, अरेबियन सी भी क्या है, इंडियन ओशियन का हिस्सा है। बे ऑफ बंगाल की मदद से ये भी क्या है, इंडियन ओशियन का हिस्सा है। तो ये पूरा क्या है, इंडियन ओशियन से घुरा हुआ है नीचे से। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे कहा जा रहा है कि 22 डिग्री पर आने के साथ इंडिया जो है वो धीरे धीरे पतला होते जाता है और आगे चलकर इंडियन ओशियन में मिल जाता है और इंडियन ओशियन को दो टुकड़ों में विभाजित कर देता है। मतलब कह रहा है कि देखो, यहां पर हमारा इंडिया है, नीचे वाले हिस्से को हम देख रहे हैं, यहां पर करीब हमारा 22 डिग्री आया। यहां से तुम देखो तो यहां से इंडिया जो है ऊपर में तो चौड़ा है, यहां पर काफी चौड़ा है इंडिया। इसके बाद 22 डिग्री के बाद इंडिया धीरे 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 इंडिया का जो लैंडमास है वो पतला होते जाता है, पतला होते 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 यहां पर लाकर ये खत्म हो जाता है। और ये क्योंकि इंडियन ओशियन है पूरा नीचे, इंडियन ओशियन को यहां पर इसकी वजह से दो हिस्से में डिवीजन हो जाता है। एक हिस्सा इधर आ गया क्या, अरेबियन सी, और यहां पर क्या आ गया, बे ऑफ बंगाल, जो कि क्या है, ये दोनों हमारे इंडियन ओशियन का हिस्सा है। ठीक है, यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर क्या बताया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये आपका शॉर्ट जानकारी है जो कि मेरे ख्याल से आपकी किताब में नहीं है, या फिर दिया हुआ है तो थोड़ा सा दिया हुआ है, एक दो लाइन दिया हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, मैंने कहा था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल किस चीज में होता है, किसी भी जगह के लोकेशन को पिन पॉइंट बताने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड का हम इस्तेमाल एक और चीज के लिए करते हैं, और वो क्या है, वो है टाइम। टाइम डिफाइन करने के लिए, मतलब कि अभी कितना बज रहा है, ये कैसे तय होगा, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर पूरे वर्ल्ड का टाइम चलाने के लिए जो हमने 0 डिग्री देखा था ना, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जो प्राइम मेरिडियन था, वो इस्तेमाल होता है, उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड का टाइम एडजस्ट होता है। ठीक है, लेकिन हर कंट्री का अपना टाइम होता है, अपना टाइम जोन होता है। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया का होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कि मतलब इंडिया में जो अभी टाइम हो रहा है वो पूरे इंडिया के हर घड़ी में, हर कंप्यूटर में,
हर सिस्टम में, चाहे वो रेलवे हो, एयरलाइन हो, सभी जगहों क्या होगा, यही टाइम यूज किया जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तय कैसे होगा कि पूरे इंडिया में भी कितना बज रहा है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है कि यहां पर जैसे हम पूरे वर्ल्ड का टाइम डिफाइन या फिर मैनेज करने के लिए हमने एक प्राइम मेरिडियन बना दिया कि भाई 0 डिग्री रेखा है, उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड का टाइम मैनेज होगा। तो उसी तरीके से हमने इंडिया में एक लाइन को एज अ क्या कर लिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया, जिसके हिसाब से पूरे इंडिया का टाइम क्या होगा, डिसाइड होगा कि अभी इंडिया में कितना बज रहा है। ठीक है, तो ये लाइन कौन सा है, ये लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ये लाइन है। लेकिन यहां पर सवाल आप पूछेगा कि सर ये ऐसा क्यों किया गया, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही क्यों लिया गया, तो इसका सबसे बड़ा और सबसे सिंपल आंसर है कि भाई देखो, इंडिया का तुम एक्सटेंड देखो, यहां से यहां तक है इंडिया, उसके बीचों बीच जो लाइन आया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया क्या, एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, तो यहां पर ये लाइन कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये पास होता है मिर्जापुर से, जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास आता है, और यहीं से पूरे इंडिया का टाइम मैनेज होता है, मतलब कि आपके घड़ी में कितना बज रहा है वो यहां के हिसाब से तय होता है। ठीक है, और यहां पर एक और चीज कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, मतलब इंडिया का जो टाइम है वो आपका ग्रीनविच मीन टाइम से, मतलब लंदन वाला जो रेखा है ना 0 डिग्री, उसके टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। मतलब वहां पे अगर 12 बजेगा दोपहर का, तो इंडिया में 5:30 बजेगा शाम का। ठीक है, तो ये एक तरीके से कंसेप्ट होता है। ठीक है, और ये जो लाइन है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये 5 राज्यों से पास होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए कि 5 राज्यों से पास होता है। अब यहां पर एक चीज है वो कि आपको जो कि समझनी है कि देखिए, इंडिया है इतना बड़ा, और इंडिया इतना बड़ा है तो यहां पर यहां से टाइम आपका मैनेज होता है इस जगह से, ये वाला जगह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जगहों पर एक साथ समय चलता है। मतलब क्या, अब सूरज उगने को या फिर सूरज ढलने के समय को देखिए, तो जितने बजे यहां पर होगा, मतलब अरुणाचल प्रदेश के इस कोने पर अगर मान लीजिए शाम के 4 बजे अगर सूरज ढल जाता है, तो यहां पर गुजरात के इस कच्छ वाले रीजन में जो सूरज है वे 6 बजे ढलेगा, मतलब सूरज डूबेगा 6 बजे। 2 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग टाइम एक ही लेकर चलते हैं, यहां पर भी वही टाइम होता है और यहां पर भी वही टाइम होता है। समझ गए? तो यहां पर क्या है, यहां पर दोनों जगहों के बीच का सूरज के उगने और ढलने के बीच में 2 घंटे का अंतर है। ऐसा क्यों है ये समझते हैं। देखिए, यहां पर अगर आप देखिए तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है लॉन्गिट्यूड का। मतलब कि यहां कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट है, यहां 97 डिग्री 25 मिनट है, मतलब 29 तो मान लीजिए 30 है, लगभग 30 है, तो 30 डिग्री है। सूरज की रोशनी को 1 डिग्री क्रॉस करने में, मतलब मान लीजिए इस तरफ से सूरज का रोशनी पड़ रहा है और यहां पर जिस समय आया सूरज का रोशनी इस कोने पर, तो उसके बाद जो 1 डिग्री बाद जो जगह आएगा वहां तक सूरज का रोशनी को पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है, और यहां से यहां तक कितना है आपका 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री इंटू 4 बराबर 120 मिनट का समय लगता है सूरज की रोशनी को यहां से यहां तक पहुंचने में। मतलब 2 घंटे का हम कह सकते हैं कि समय में अंतर होता है दोनों जगहों के बीच में, लेकिन समय हम एक ही लेकर चलते हैं पूरे इंडिया के लिए, जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से होता है। ठीक है, ये कुछ जो आपका लोकेशन वगैरह से जुड़ी हुई बातें थी वो तो हमने जान ली। अब हम क्या बात करते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के साथ आपका लोकेशन कैसा है, इंडिया का रिलेशन कैसा है, ट्रेड वगैरह, ये सारी बातें हम जानेंगे। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है इंडिया हैज स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन इंडियन ओशियन लोकेटेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अगर आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो मैप तो जो है इससे अच्छा ये मैप है, इसके जरिए से समझिए। यहां पर एशिया आप देख सकते हैं, ये पूरा आपका एशिया है जो कि रंग बिरंगा है, पूरा एशिया है। एशिया में आपका जो ये है, ये इलाका है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा यही है और सबसे डोमिनेंट पोजीशन यही है पूरे आपके इंडियन ओशियन में। अब इससे हमें फायदा क्या होता है,
इससे फायदा होता है कि हम ट्रेड आसानी से कर सकते हैं, वर्ल्ड के दूसरे देशों के साथ रिलेशन आसानी से बना सकते हैं। अगर हमें इस यूरोप में जाना है तो यहां से हम ऐसे निकलेंगे, यहां से स्वेज कैनल से लेकर यहां चले जाएंगे। हम मिडिल ईस्ट में ट्रेड करना चाहते हैं, आसानी से जा सकते हैं। अफ्रीका जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। ये आपका आसियान देश जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। यहां से अगर आप चाहें तो यहां से ऐसे होकर आप चाइना, कोरिया, जापान, फिलीपींस सभी जगहों पर जा सकते हैं। मतलब इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसा है कि इंडिया काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठा हुआ है, जिससे इंडिया को काफी फायदा भी होता है, चाहे वो ट्रेड के मामले में हो, पावर के मामले में हो, सभी मामले में। और इंडिया जो है वो साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का। मतलब यहां पर पूरा ये एशिया आप देख रहे हैं, एशिया तो पूरा है, लेकिन साउथवर्ड की ओर निकला हुआ हिस्सा है हमारा क्या, इंडिया। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहां पर इसकी, जैसा मैंने कहा कि इसके पोजीशन की वजह से हम वर्ल्ड के और भी दूसरे देशों के साथ रिलेशन आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो आपका तस्वीर दिया गया है, जो कि आपके बुक में भी है, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि भाई किस किस रूट से ट्रेड होता है, किस रूट से फ्लाइट्स उड़ते हैं, कैसे कैसे ट्रैवल होता है लोगों के बीच में। ठीक है, तो यहां पर आगे कहा जा रहा है, एक जानकारी दी गई है कि देखिए आज तो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, आज हम लोग के पास बड़े बड़े जहाज हैं ट्रेड करने के लिए, फ्लाइट्स हैं जिनके जरिए हम उड़कर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया आज जाकर वर्ल्ड से ट्रेड करना शुरू किया है। हजारों सालों से इंडिया जो है दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर रहा है और करते हुए आया है। और वो जो ट्रेड था पहले भी समुद्र के रास्ते से होता था। जब अंग्रेज आए थे वो भी समुद्र के जरिए आए थे, तो समुद्र के रास्ते से भी होता था। और उससे भी पहले, समुद्री रास्ते से ट्रेड होने से भी पहले, यहां पर इंडिया में लोग आते थे यूरोप से, या फिर आपको जो अरब देश है वहां से आते थे जमीन के रास्ते, जो कि हमारे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए जो रास्ता है, उस रास्ते से भारत के इलाके में आते थे और यहां पर क्या करते थे, ट्रेड करते थे। और यहां से विचार अपने देश ले जाते थे और वहां से कुछ विचार या फिर सामान वगैरह का आदान प्रदान आसानी से करते रहते थे। अब ये तो आपका हो गया एक तरीके से वर्ल्ड के साथ रिलेशन। अब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहने का मतलब क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप। अब ये उपमहाद्वीप का चीज होता है भैया, उपमहाद्वीप क्या होता है, तो डेफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है, सब कॉन्टिनेंट इज अ लैंड मास within a continent having a separate physical and cultural identity। मतलब ये तो एशिया एक, हम कह सकते हैं एक जियोग्राफिकल एरिया, एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है। ठीक है, इसमें से भी कोई इलाका ऐसा है जिसका खुद का फिजिकल और कल्चरल आइडेंटिटी है। मतलब कि पूरे एशिया से इंडिया और इंडिया के अगल बगल के जो देश हैं उनका ज्योग्राफी अलग है, उनका क्लाइमेट अलग है, उनका कल्चर अलग है, और ये एक ग्रुप जैसा फॉर्म करते हैं। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहने का मतलब क्या, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहने का मतलब कि यहां पर जो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारे जो देश है इनको मिलाकर हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उपमहाद्वीप यानी ये महाद्वीप से छोटे हैं, एक देश से बड़ा और महाद्वीप जैसा फॉर्मेशन है, उपमहाद्वीप है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इंडिया है वो आपका एक तरीके से सबसे मेन देश है। और ये जो इंडिया है साउथ एशिया में आता है। मतलब जो इंडिया वाला रीजन है, इंडिया और पाकिस्तान, ये सारे जो देश हैं ये साउथ एशिया में आते हैं। और साउथ एशिया में या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश है हमारा इंडिया, चाहे वो एरिया की बात करें या फिर पॉपुलेशन की बात करें। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है अपने नेबरिंग कंट्री से बहुत अच्छा एक तरीके से आइडेंटिटी एक जैसा, जैसे अगर आज आप देख रहे हैं, आज इंडिया पाकिस्तान अलग हो चुके हैं, इंडिया बांग्लादेश अलग हो चुके हैं, नेपाल एक अलग देश के रूप में है। लेकिन अगर आप इतिहास के रूप में देखें, आज के 200 साल पहले, 300 साल पहले, तो लोग आसानी से बांग्लादेश इलाके में भी जाते थे, पाकिस्तान इलाके में भी जाते थे, भले कोई राजा वहां पर रूल कर रहा हो, किसी का भी शासन हो, लोगों का आना जाना रहता था, लोगों का ट्रैवल होते रहता था। और वहां पर आप उस समय कह भी नहीं सकते थे कि ये इलाका एक अलग देश है, ये इलाका अलग देश है, सभी एक जैसे थे, ज्योग्राफी भी एक जैसी थी, साथ में कल्चर भी एक जैसा था, पूरा हेरिटेज ही एक जैसा था। ठीक है, और इसके साथ ही यहां पर वही देश बताए गए हैं, कौन कौन से, इंडिया, पाकिस्तान,
इसके अलावा नेपाल, भूटान और इसके साथ ही बांग्लादेश, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट बनाते हैं। और यहां पर इंडिया का जो ज्योग्राफिकल साइज है वो काफी बड़ा है और साथ में इंडिया का फिजिकल डाइवर्सिटी भी ज्यादा, बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। तो वो आपको जो भी आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर इंडिया के दो नेबर्स के बारे में भी बताया गया है, कौन कौन से, हमारे श्रीलंका और मालदीव्स के बारे में। श्रीलंका बिल्कुल हमारे नीचे है, तमिलनाडु के बगल में है, और हमारे जो मालदीव है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है उसके नीचे है, ठीक है। इसके साथ ही 9 इंडियन स्टेट का सी बॉर्डर है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये अरेबियन सी के साथ है, और साथ में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये आपके बे ऑफ बंगाल में है। राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है, गोवा सबसे छोटा राज्य है स्टेट्स में। अब यहां पर देख लीजिए इंडिया में, इंडिया का मैप, यहां पर हमारा हो गया श्रीलंका और यहां पर मालदीव्स हो गया लक्षद्वीप के नीचे, ठीक है। इंडिया के नेबर्स की अब हम बात करते हैं, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया कहां पर है, हमने शुरू से ही देख लिया है, चैप्टर को शुरुआत करने समय से ही, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साथ में ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया का हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन भी देख लिया। साथ में इंडिया के नेबर्स की बात करें तो उनके बारे में भी हमने बात किया है कि इंडिया जो है वो उसके आसपास कई सारे देश हैं। तो इंडिया जो है साउथ एशिया में काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है। इंडिया के पास 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और यहां पर ये सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज आप देख सकते हैं। इंडिया जो है, इंडिया दो तरीके के बॉर्डर शेयर करता है, पहला तो लैंड बॉर्डर, दूसरा हो गया क्या, हमारा आपका सी बॉर्डर, यानी कि मैरीटाइम बाउंड्री। तो यहां पर लैंड बॉर्डर किन किन देशों के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश, और मैरीटाइम बाउंड्री किसके साथ, श्रीलंका और मालदीव्स के साथ। तो इसको जरा सा हम मैप के जरिए समझते हैं या फिर देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो इधर से अगर हम शुरू करें तो यहां पर सबसे पहले तो पाकिस्तान आ गया, इसके बाद है अफगानिस्तान। आप बोलेगा सर अफगानिस्तान तो कहीं पर बाउंड्री नहीं है, तो फिलहाल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर ये जो रीजन है कश्मीर का, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, उसके साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो जिस दिन वो इंडिया का हिस्से में आ जाएगा उस दिन हमारा सीधे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर है चीन, यहां पर है नेपाल, यहां पर है भूटान, यहां पर है म्यांमार, यहां पर है बांग्लादेश। ये हमारे वो देश हैं जिनके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। साथ में दो ऐसे बाउंड्री जिनके साथ मैरीटाइम बाउंड्री हम शेयर करते हैं, वो है पहला श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स, ठीक है। ये सारे हमारे नेबर्स हो गए, और ये सभी जो हमारे नेबर्स हैं इनको मिलाकर एक ग्रुप भी बना है जिसका नाम है सार्क, ठीक है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है जो पाक स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है वो हमारा क्या है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। मतलब इंडिया और श्रीलंका को यहां पर आप देख सकते हैं, पाक स्ट्रेट यहां पर है ये वाला, और गल्फ ऑफ मन्नार ये हो गया। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट या फिर चैनल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े समुद्री जल मार्ग को मिलाने वाला पतला सा रास्ता क्या होता है, स्ट्रेट होता है। जैसे यहां पर ये पूरा हमारा क्या है, बड़ा सा समुद्री इलाका है, यहां पर हमारा बड़ा सा समुद्री इलाका है, इसके बीच में ये जो पतला सा रास्ता है ना, ये दोनों को मिला रहा है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर हमारे सामने क्या है, कुछ नहीं है। यहां पर हमारा सिंपल सा बात लिखा गया है कि इंडिया का अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है इस इतिहास में, तो ये आपका बेसिक बात है, ठीक है। तो यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है और इसके बाद आगे भी चैप्टर आएंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो सकेगा तो मैं बना दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।